अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फाइनेंस बिल 2022-23 आज असेंबली में पेश कर दिया गया, मंजूर कर लिया गया। और खास बात उसमें यह कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी पर लीटर 50 रुपीज जो है इसकी मंजूरी दी गई है। साथ ही साथ जो सैलरीड क्लास है उसके जो टैक्स स्लैब्स हैं उसमें भी चेंजेस की गई। और आयशा गौस पाशा जो कि वजीर मुमलिकत हैं, उनका यह कहना है कि IMF की हिदायत के बावजूद या उनके इसरार के बावजूद हमने कोई ऐसी सख्ती नहीं की, कोई बिल में तरमीम नहीं की, जबकि 80% जो अमेंडमेंट्स हैं उनका डायरेक्टली रिलेशन जो है वो टैक्सेस के निजाम के साथ है। तो आज जो ये मंजूर किया गया उसके कुछ चीदा नकात आपके साथ शेयर करता चलूं। ये कहा जा रहा है कि 50,000 रुपए से जायद तनख्वाह पर 2.5% टैक्स आयद, माहाना 1 लाख से 2 लाख रुपए कमाने वालों से तनख्वाह पर 15% टैक्स इजाफी वसूल किया जाएगा। एडिशनल टैक्सेस जो है वो भी लगे, इसके स्लैब्स आपके साथ में डिस्कस करूंगा। 5 लाख से जायद तनख्वाह पर 32.5% टैक्स देना होगा। 5 लाख से 10 लाख रुपए पर साल में 10 लाख रुपए। एग्जैक्टली अगर मैं ये आपके साथ शेयर करूं तो वो ये है कि 12 लाख से 24 लाख तक की एनुअल इनकम के ऊपर 15,000 रुपए फिक्स टैक्स है और 12.5% एडिशनल जो है वो टैक्स है, जो कि 12 लाख से ऊपर की रकम पे बनता है। फिर 24 लाख से 36 लाख अगर किसी की सालाना आमदन है, ही हैज टू पे 136,000 1,36,000 रुपए जो है उनका फिक्स टैक्स है और ऊपर से 20% एडिशनल देना होगा। 36 लाख से 60 लाख पे ऊपर जो है वो 4,05,000 रुपए 4,05,000 रुपए जो है वो फिक्स टैक्स है और 25% एडिशनल टैक्स पे करना होगा। महंगाई का कितना बड़ा तूफान होगा और जो टैक्स नेट में ऑलरेडी मौजूद है उन्हीं के ऊपर मजीद जो है ये बार डाला जा रहा है। फिर सुपर टैक्स जो है वो अलग है पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर। अली खजर असलम, हेड ऑफ रिसर्च बिजनेस रिकॉर्डर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली, फाइनेंस बिल जो है ये इसकी मंजूरी, इसके पेश होने से बजट की अनाउंसमेंट से लेकर और बजट की मंजूरी तक जितनी भी तरमीम हुई है और वो हर पाकिस्तानी के ऊपर एक कारी ज़र्ब साबित हुई है, चाहे वो सैलरीड क्लास हो, चाहे वो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर हो। ये कहां पे बात होती थी कि ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की, यहां पर तो टैक्स रेट लगा कर ही मार दिया गया। अली जी इमरान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इससे ये नजर आता है कि ये हुकूमत जिस तरह से कह रही थी कि जी हम ये टैक्स कम कर देंगे, हम वो बोझ नहीं डालेंगे, हम ये नहीं करेंगे। इमरान खान की हुकूमत ने जो है इकोनॉमी को तबाह कर दिया, हम इस इकोनॉमी को संभालेंगे, तो उसके सारे दावे झूठ साबित हो गए। और IMF की कंडीशंस में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, कोई लचक नहीं। जो पिछली हुकूमत के साथ जिस तरह वो बात कर रहे थे बिल्कुल उसी तरह बात कर रहे हैं और जो इकोनॉमिक कंपल्शन है आपकी वो आपकी सामने आ रही है। और इससे ये दावे जिस तरह की ये हुकूमत कर रही थी या पिछले भी दावे करते थे वो दावे गलत साबित हो गए हैं। तो इससे ये चीज तो बड़ी साफ जाहिर होती है कि भाई दावे जो है वो आप अपने घर पे रखें, जो हकीकत है वो IMF के साथ और जो इकोनॉमी की है उस पर बात करें। और अगर आपने वोट लेना है तो आपको ये और मंजन बेचे। ओके, वो इसके लिए मंजन अलग होना चाहिए, लेकिन ये भी साथ में बताइएगा कि बिलफर्ज अगर मौजूदा हुकूमत इस वक्त होती, पिछली हुकूमत अभी होती, PTI हुकूमत अगर अभी होती और वो अपनी जिस तरीके से प्राइसेस को उन्होंने फ्रीज किया था, किसी और जगह पे जाकर उनको वो अनफ्रीज भी करना पड़ती, तो क्या उनके साथ भी IMF की यही कंडीशन होती? क्या PTI हुकूमत अगर आज मुत्तहदा हुकूमत की जगह पे मौजूद होती तो उसके लिए भी IMF इसी तरह से डील कर रहा होता और हालात यही होते? एग्जैक्टली जी, वही कर रहा होता है। लेकिन IMF ने शुरू में यही बात की कि IMF के रवैये में कोई फर्क नहीं है। आप लेकिन ये देखें, अगर पिछली हुकूमत होती तो इसका ये मतलब है कि ये पिछली हुकूमत होती और ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना आ रहा होता तो ये पेट्रोलियम प्राइसेस फ्रीज ही ना होती। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप नहीं मिस कर सकते। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि चूंकि हुकूमत को जाने का खतरा था, इसलिए एक पॉलिटिकल माइलेज लेकर और प्राइसेस को फ्रीज किया गया। अदरवाइज अगर उनके लिए ग्रीन सिग्नल होता तो प्राइसेस फ्रीज नहीं करते और इसी तरीके से ट्रांसफर होती। ये आप कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही, आप बिल्कुल दुरुस्त समझे हैं। क्योंकि ये प्राइसेस फ्रीज तो एक पॉलिटिकल फैसला था, उन्हें नजर आ रहा था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब हो रहा है, 1 महीने में हमने चले जाना है, तो उन्होंने प्राइसेस फ्रीज कर दी। और इस तो एक हुकूमत को भी 2 महीने लगे उस प्राइसेस को जो है दोबारा आगे बढ़ाने में। और उसकी वजह से जो 3 महीने का जो गैप आया है, उस गैप की वजह से IMF नाराज हो गया। उसकी वजह से IMF ने जो थोड़ी बहुत लचक दिखा रहा था वो नहीं दिखा रहा। तो अब अगर आपके सवाल पे दोबारा आ जाए कि ये अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कहानी ना होती
और ये प्राइसेस फ्रीज ना होती तो आज इतने बुरे हालात ना होते, IMF इतना सख्त ना होता और इतने मुश्किल बजट नहीं दिया जाता। तो ये मेरे ख्याल में ये सारे जो आज मुश्किल बजट और जितने मुश्किल फैसले कर रहे हैं उसमें नंबर 1 रीजन तो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस है, बट उसके साथ जो उतनी ही कोई इम्पोर्टेंट रीजन है वो ये पॉलिटिकल मैनूवरिंग है जो फरवरी के अंदर शुरू होना होती तो आज ये हालात। ठीक है, यानी हमने अपने जो हमारे जो इकोनॉमिकल डिसीजंस थे पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज किया और वो पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज जो है यहां पे आके इकोनॉमी को इस नैच पर लेकर आ गया। अली, अब ये भी बताइएगा कि जो इंटरनेशनली रिसेशन के हवाले से बात हो रही है, ऑयल प्राइसेस में भी कुछ हमने ईज देखा, उस साइड पे आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि ऐसी कोई भी सूरत हाल पाकिस्तान के लिए अल्टीमेटली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हो सकती है। देखिए जी, दुनिया के अंदर जिस वक्त जो कीमतें चल रही हैं, इस कीमतों के ऊपर ये दुनिया ज्यादातर सस्टेन नहीं कर सकती और डिमांड डिस्ट्रक्शन आ गई है। और अब अमेरिका के अंदर देख लें जो इंटरेस्ट रेट अमेरिका के अंदर जा रही हैं और बाकी मुल्क में जिस तरह इन्फ्लेशन है और जिस तरह से इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं, तो डिमांड डिस्ट्रक्शन तो बड़ी इमिनेंट है। अब वो रिसेशन आता है, डिप्रेशन आता है, ये बातें कहना तो कबल वक्त होगी, लेकिन डिमांड डिस्ट्रक्शन होगी और डिमांड डिस्ट्रक्शन की वजह से कीमतें नीचे आएंगी। दूसरा, जब सर्दियों में जाएंगे तो यूक्रेन वॉर भी शायद कम हो जाए, तो उसकी वजह से भी एक ऑयल प्राइसेस में रिलैक्सेशन आएगी। तो ऑयल प्राइसेस रिलैक्सेशन का आपको फायदा होगा यकीनन, और आपके लिए जो ये मुश्किल चीजें हैं थोड़ी आसान हो जाएंगी, लेकिन आसानी फिर भी नहीं आएगी। आपकी मार्केट्स फिर भी नहीं संभलेंगी, करेंसी आपकी फिर भी अंडर प्रेशर रहेगी, क्योंकि जब दुनिया रिसेशन में होगी तो पाकिस्तान हंस के कैसे ग्रो कर सकता है। लेकिन जो आपके लिए डिफॉल्ट लाइक सिचुएशन है वो नहीं रहेगी। वैसे तो डिफॉल्ट लाइक सिचुएशन तो अभी भी रिवर्ट हो गई है, बट अगले 2 साल बहुत मुश्किल है। 2 साल बहुत मुश्किल है। इन बिटवीन 2 साल बहुत मुश्किल। ओके, इन बिटवीन सर, हमारा पॉलिसी रेट, हमारा एक्सचेंज रेट, और अब जाहिर है कि बात की जा रही है वंस अगेन कि पॉलिसी रेट जो है वो मजीद उसमें इजाफा हो सकता है, मजीद बढ़ सकता है। एक्सचेंज रेट गो के थोड़ा सा ईज ऑफ हुआ, बट अगेन क्या आप देख रहे हैं कि इस वक्त रिलैक्स मिल सकता है इन दोनों चीजों में? और अगर ये दोनों चीजें इसी तरीके से जाती हैं तो डोमेस्टिक इकोनॉमी के रिवाइवल को तो आप भूल ही जाइए फिर। देखिए जी, इंटरेस्ट रेट तो मेरे ख्याल में भी थोड़े बहुत ऊपर जाएंगे और डिपेंड करता है कि कितनी इन्फ्लेशन आती है, कितनी हाई ऑयल प्राइसेस रहती हैं, उस हिसाब से ऊपर जाएंगे। फिलहाल मुझे 50 से 100 बेसिस पॉइंट तो कम से कम इस पॉलिसी में लग रहे हैं, अगर इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और दूसरी बात ये कि एक्सचेंज रेट में थोड़ी मुझे बेहतरी नजर आ रही है। आप देखें रियर के नंबर भी देखें तो वो नीचे आए हैं, तो एक्सचेंज रेट थोड़ी बेहतरी नजर आ रही है। रियर क्या कह रही है सर? रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या कह रहा है आपका? मई का 93, 94 पे आया है और जून के अंदर आप देखिएगा तो वो भी और नीचे आया होगा। इन्फ्लेशन क्योंकि ज्यादा है, लेकिन इन्फ्लेशन डिप्रेशन इतना ज्यादा नहीं है, दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन ज्यादा है। तो मुझे करेंसी, अगर हमारा IMF प्रोग्राम आ जाता है, अब पैसे आ जाते हैं, तो करेंसी 190 के राउंड आती मुझे नजर आती है। अच्छा, 190 के करीब आप देख रहे हैं, जाहिर है कि एक बहुत बड़ा रिलीफ है, इसे हम कहेंगे। नाउ कमिंग बैक टू दिस सुपर टैक्स, पाकिस्तान में कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो हिल के रह गया। वेरी नेक्स्ट सेशन जो हमने देखा, स्टॉक मार्केट में भी एक बहुत जो है वो जिटरी हुई थी पोजीशन। क्या कहेंगे आप? और जरा स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज हैं, उनके प्रोफाइल को देखते हुए, उनकी बैलेंस शीट्स को देखते हुए, उनके प्रॉफिट्स को देखते हुए आप अली क्या आपका एनालिसिस होगा? ये 10% इनके ऊपर ज्यादा बार गुजरेगा या दे कैन अफोर्ड? देखिए जी, टैक्स तो बहुत ज्यादा है। देखिए, अफोर्डेबिलिटी की बात नहीं होती कंपनीज, ये बात नहीं कि कंपनी खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये कंपनी जो है अपनी इन्वेस्टमेंट स्टॉक रोक लेंगी और फ्यूचर के अंदर जाके मतलब इकोनॉमी में एक बड़ा मैसिव स्लो डाउन आएगा। तो ये इतना ज्यादा टैक्स जो लगाया है, ये हुकूमत घबरा आ गई है और बस हाथ पैर टूट गए और उनके पास कोई और चला नहीं था, तो उन्होंने उन्हीं एरिया पे जहाँ पे एक्ट थे कि उन्होंने जहाँ पे कहा कि कॉर्पोरेट इनकम टैक्स हम कम करेंगे, जहाँ पे उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल इनकम टैक्स कम करेंगे, जहाँ उन्होंने कहा कि जी हम पेट्रोलियम प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस को नहीं बढ़ाएंगे, बिल्कुल रिवर्स के फैसले कर रहे हैं रियल एस्टेट के ऊपर और बाकी जो ट्रेडर्स के ऊपर और उसके रिटेलर्स के ऊपर उन्होंने खुली छूट दे दी है। उसमें भी मुझे लगता है जी दो चीजें में वक्त की कमी भी है। पहले तो ये कि क्या ये मुनासिब नहीं होता कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जो ओनर्स हैं, जो मालकान हैं कंपनीज के, क्योंकि कंपनी के ऊपर अगर आप लगाते हैं तो उसके लिए लिक्विडिटी का मसला होता है, और अगर मालकान के ऊपर, उनकी आमदन के ऊपर आप लगाते हैं, वो कहीं ज्यादा मुनासिब नहीं होता। नंबर 1 दिस पॉइंट, पहले इसको जरा क्लियर कीजिएगा।
जी बिल्कुल, मालिकान के ऊपर देखिए जी, वो लगाते हैं तो मालिकान के ऊपर कैसे लगाते हैं जी, वो किसी किस्म का वेल्थ टैक्स लगाती है। आपने वो रियल स्टेट पे लगाया, आप उसके पीछे हट गए, और किसी किस्म का आप भी टैक्स लगाने जाते हैं तो ये सारे पार्लियामेंटेरियंस बैठे हैं, सारे जो लोग बैठे हैं उनको नुकसान होता है, तो उनका आपने फायदा देखना है। ये तो हुकूमती मुफाहमियत की बनी है। देखिए जी, हुकूमत जो डेमोक्रेसी के नाम पे आई है, एक पीडीएम बना है, जो एक पूरी डेमोक्रेटिक मूवमेंट आई है कि 10 पार्टियां मिलके आ गई, उन पार्टियों ने आके हुकूमत बना दी और कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी को बचाने के आए हैं, जबकि इन 10 पार्टियों को इकट्ठे किसी एक वोट नहीं मिला। या तो वोट लेके आते, वोट लोगों ने पीएमएलएन को दिया है, वोट लोगों ने पीपीपी को दिया है, वोट लिए लोगों ने जो है वो जेयूआईएफ को दिया है, वोट लोगों ने एमक्यूएम को दिया है। उन्होंने इन सबको वोट दिया, आपने सबको मिला के खिचड़ी मचा दी। तो आपको क्या पता लोग इसको पसंद करते हैं कि नहीं कर सकते, और इसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं। पहली तो ये शैम डेमोक्रेसी की बात ना करें, और दूसरा ये सब आपने कर दिया तो ये अपने इंटरेस्ट बचाने आए हैं, वो करेंगे। उन्होंने नैब की तरमीम की, जो IMF आज उसके कहता है कि जी आपने नैब के अंदर जो तरमीम की है, जिसमें बेनामी जो अकाउंट्स है उसको, वो उसकी ओनरशिप को, वो जो के ऊपर बड़ा मतलब वो आपने उसको खुली छुट्टी दे दी, IMF उस पर नहीं मानता, वो आपको चेंज करना पड़ेगा। ये तो मतलब करप्शन को लीगलाइज कर रहे थे, बेनामी को इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे थे, वो तो IMF आपको रोक रहा है। और कौन सा वोटर इसकी सपोर्ट में है, ये तो हमें पता ही नहीं। वोट या तो पीडीएम जाके इलेक्शन लड़े, 10 जमातें मिलकर, और इस मैंडेट को लेकर आए, और इस मैंडेट को लेकर आके अप्लाई करें। अच्छा अली, लास्ट एक और चीज जो इस वक्त पूरी के पास पूरी जो कोशिश चल रही थी पाकिस्तान की इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने के हवाले से, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से और इंक्लूसिव करने के हवाले से, फाइनेंशियल, उसमें हमने होलसेल और रिटेल सेक्टर को फिक्स टैक्स रिजीम के अंदर लेकर आ गए। ये कितनी बड़ी ज्यादती हुई है इस वक्त हमारी, अगर आप टैक्स उसके हवाले से बात करें, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से मूव, ये तो हम 2 कदम पीछे हट गए। बिल्कुल जी, देखिए पहले शफर जैदी आए, उन्होंने कहा कि जी डॉक्यूमेंटेशन करें और रिटेलर जो है वो NIC जमा कराएगा। वो ये है कि चलो उन्होंने कहा जी NIC किसी का भी होता है वो आप ले लेंगे, आपकी रिटेलर की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है जी, फिर उन्होंने जब शौकत तरीन साहब आए, उन्होंने कहा नहीं जी आपकी NIC जो है उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है कि ठीक बंदे की थे। आप ठीक डायरेक्शन पे चल रहे थे, फिर आपने डिजिटाइजेशन के ऊपर जबरदस्त स्टेप्स किए थे, आपने पॉस मशीन लगाने की बात की, ये की वो की ये की, इन्होंने आके सब वापस कर दिया कि जी हमें ये रिटेलर, ये हमें ट्रेडर हमें वोट देगा, ये हमसे नाराज हो जाएगा, इसको फिक्स टैक्स रिजीम कर दो, इतने बिल के बिजली बिल कर दो, और बिजली का बिल लेने वाला जो बंदा है और जो टैक्स देने वाला बंदा है उनका गठजोड़ हो जाए, वो पैसे एक दूसरे को दे, गेम खत्म। आपकी दुकान के अंदर जो वो हीरे जवाहरात बिकते हैं या वो दुकान के अंदर परचून बिकता है, टैक्स सबका सेम हो गया। ये कौन सी नाइंसाफी है, कौन से जमाने की बात करें, आज के डिजिटल जमाने में आप ये जाके जा रहे हैं। तो साफ नजर आता है कि आप काम नहीं करना चाहते, आप सिर्फ लोग अपने सपोर्टर्स हैं जो आपके साथ के लोग हैं, वोट बैंक को बचाना चाहते हैं, वोट बैंक को बचाना चाहते हैं। चलें जी, दिखा रहे हैं। अब खबरें हैं कि इसाक डार साहब जो है वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और जुलाई में वो कभी भी आ सकते हैं, और आने के बाद वो मनसब संभालेंगे वजीर खजाना का। मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो 6 महीने से ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें हर हालत में फिर जो है वो इलेक्ट होना पड़ेगा, और उसके लिए बड़े मसाइल हैं। बहरहाल आप ये बताइए कि क्या मुमकिन होगा, इसाक डार साहब अगर आते हैं तो वो इस वक्त सारी चीजें तो करवा दी है मिफ्ता साहब से, अब डार साहब के लिए क्या बचा है, या वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स लेकर आएंगे? बॉक्स ही कर ले, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं, बॉक्स को ठीक मैनेज कर ले। मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ, वही बहुत बड़ी बात है, आउट ऑफ द बॉक्स की तो छोड़ दें। लेकिन मिफ्ता साहब को आप स्क्रेपकोट बना रहे हैं, कुर्बानी का बकरा जिसे हम उर्दू में कहते हैं, आपने वो बना दिया है। मिफ्ता साहब को लेके आए, वो अच्छा बंदा था, उससे आपने सारे मुश्किल फैसले कराए, हर चीज उसके ऊपर कांधे पे डाल कर उस पर निकाल देंगे, और जब चीजें बेहतर होने की होंगी तो डार साहब आके तालियां बजाएंगे। तो ये तो आपने स्क्रेपकोट बना दिया। डार साहब कुछ चीजों को संभाल सकेंगे, अगर संभाल सकते तो आप 2013 से 2018 के एक्सपोर्ट के लेवल देख लें, तो इकोनॉमी के अंदर जो प्रॉब्लम था वो ठीक हो सकते थे। वो तो बस ठीक है, वो थोड़ा सा ये है कि अगले साल आपने इलेक्शन पे अगर जाना है तो इलेक्शन के लिए जाने के लिए वो थोड़ा डार साहब जो है वो इकोनॉमी को थोड़ा सा, जब प्राइसेस नीचे आएंगे थोड़ी स्पेंडिंग करेंगे, थोड़े से वो अपने नंबर्स के साथ खेलेंगे, वो इधर उधर करके वो जिस तरह करते हैं वो जगल कर देंगे, चीजें छुपा देंगे, जो अगले साल अगली हुकूमत जो आएगी वो लेके देखेगी। कोई होगा जो कहानी पहले करते रहे हैं, कोई आप इससे एक्सपेक्ट ना करें कि कोई टर्न अराउंड हो जाएगा, तो मसीहा। बट सर एट द एंड ऑफ द डे अली, जो मुश्किल वक्त था वो गुजर चुका है, या आगे आने वाला वक्त और मुश्किल होगा इस बजट के हवाले से, IMF प्रोग्राम के हवाले से, और इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी प्राइसेस को देखते हुए?
देखिए, आप एक पहले मुश्किल को डिफाइन कर लेते हैं। मुश्किल हमारे लिए, हम पहले बहुत ज्यादा बोल रहे थे कि यार ये काम कर लो, ये कर लो, ना ये पॉलिटिकल मनूवरिंग करो, ना ये प्राइसेस फ्रीज करो, ना IMF को नाराज करो, आपका श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा। हम यही बातें कर रहे थे, मैं और आप और बाकी सब लोग भी यही बातें कर रहे थे। लेकिन आज इत्तेफाक वही हुआ कि आपने चूंकि वो चीजें कर ली हैं, जरा डिले से की, इस वजह से और सख्ती आई, जो हम पहले सेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब वो डिफॉल्ट आपका नहीं हो रहा, लेकिन अब आपने चूंकि वो मुख्तलिफ स्टेप्स दिए हैं, अब आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, डीजल की बढ़ाई हैं, अब और बढ़ेगी, बिजली की कीमत बढ़ाई है, आपने टैक्सेस लगाए हैं, सुपर टैक्स लगाए हैं, इंटरेस्ट रेट ऊपर रहेंगे, इन्फ्लेशन हाई रहेगी, तो एक मैसिव स्लो डाउन आएगा। लोगों की नौकरियां जाएंगी, लोगों की तनख्वाहें कम होगी, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे बिल करने के लिए, लोगों की सेविंग खत्म होगी, लोग कफायतशारी करेंगे, बिजली कम इस्तेमाल करेंगे, पेट्रोल कम इस्तेमाल करेंगे, खाना पीना कम करेंगे बाहर, तो वो सारी चीजें, और वहीं से थोड़ी सी बेहतरी भी फिर आएगी, फिर वहीं से थोड़ी सी बेहतरी भी आएगी अली। लेकिन खान साहब जो है, इमरान खान साहब जो है, लोगों के लिए रहेगी सर, वो अपना नैरेटिव बिल्कुल जो लेकर चल रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत ने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, हमारे दौर में बिजली भी थी, गैस भी थी, इतनी महंगाई भी नहीं थी, सारी चीजें बेहतर थी, और इस हुकूमत ने आके 2 महीने के अंदर जो है बिल्कुल तबाही के दहाने पर लेकर आ गए। ये नैरेटिव फिर खान साहब का किस हद तक आप समझते हैं कि सही है एज एन इकोनॉमिस्ट? देखिए, हमारे लोग जो है ना, मतलब वो, मैं क्या कहूँ, मासूम है या मतलब वो शॉर्ट मेमोरी है उनकी, कि जी वो जो हुकूमत वक्त होती है ना, वो जो भी चीज हो रही होती है उसी को उसके ऊपर डालती हैं। 2018 के अंदर जो 2016 से 18 में जो बातें हुई, उसकी वजह से 2019 के अंदर जो हमें एक्शन लेने पड़े, उसका सारा नजला PTI पे आया था। 2008 के अंदर जो हरकत हुई, 7 के अंदर उसकी, जैसे 2009-10 में जो एक्शन लेने पड़े, उसका नजला PPPA पे आया था। तो अभी भी नजला तो आपका PMLN पे आएगा। तो दैट्स हाउ इट इज। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अली खिजर असलम हमारे साथ मौजूद थे। और आज 2022-23 भी मंजूर हो चुका है, और जिसके नतीजे में महंगाई का यकीनन एक तूफान होगा। लेकिन जैसा कि इस वक्त कहा जा रहा है कि आगे जाके एग्रीगेट डिमांड जो है वो कर्टेल होगी, किफायत शुआरी जो कि इस वक्त नीड ऑफ द आवर है, जो इस वक्त बात की जा रही है। और इस सिलसिले में अगर हम पेट्रोल की बचत के हवाले से बात करें तो बहुत बेहतर एक डिसीजन है सिंध हुकूमत का, जो पीपल्स बस सर्विस इस वक्त शुरू हुई है, जो मैसेज के लिए है। इस वक्त इस तरह के इक़दाम की जरूरत है। इस वक्त जरूरत है कि आप अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज को शाम ढलने से पहले ही खत्म करें, ताकि बिजली की बचत हो, और यही चीज हमें करके दिखानी है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।